हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ बुलेट पॉइंट्स। ये एग्ज़ाम में मोस्टली आस्क्ड वो क्वेश्चंस हैं जो या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत कर देते हैं या जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और इन पॉइंट्स को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज नहीं किया है। चैप्टर वाइज अरेंज करने से दोस्तों वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती है, इस वजह से मैंने इनको रैंडम ही रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए रिवाइज करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ पॉइंट्स। दोस्तों, पहला पॉइंट है द डिज़ाइन ऑफ एयरेटेड ग्रोथ चैम्बर इज बेस्ड ऑन डिटेंशन टाइम एट पीक फ्लो। जो एयरेटेड ग्रोथ चैम्बर होता है उसका जो डिज़ाइन होता है वो डिटेंशन टाइम एट पीक फ्लो होता है, न कि एवरेज फ्लो। जो सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, द एसिड फॉर्मर्स कंसिस्ट ऑफ फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स दैट सॉल्युबलाइज द ऑर्गेनिक सॉलिड्स थ्रू हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक एसिड फॉर्मर्स और एक मीथेन फॉर्मर। तो जो एसिड फॉर्मर्स होते हैं वो फैकल्टेटिव और एनारोबिक दोनों होते हैं, और ये सॉल्युबलाइज करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स को थ्रू हाइड्रोलिसिस। ये याद रखना है दोस्तों। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है द मीथेन फॉर्मर्स। मीथेन फॉर्मर्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया। जो मीथेन फॉर्मर होते हैं वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, दैट कन्वर्ट्स द एसिड एंड अल्कोहल अलोंग विद द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन, जो मीथेन गैस बनाने का काम करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है एल्यूट्रिएशन। एल्यूट्रिएशन क्या होता है दोस्तों? द स्लज इज एल्यूट्रिएटेड बिफोर डी वाटर बाई वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड। इट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द स्लज वाटर टू रिमूव द ऑर्गेनिक एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम इट। स्लज से फैटी एसिड्स और ऑर्गेनिक्स को रिमूव करने के लिए जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसे एल्यूट्रिएशन कहते हैं। Sometimes before dewatering the sludge is thickened and conditioned and then elutriated। दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज़ होता है। मैंने कुछ एसटीपीज विजिट करी हैं, उनमें वो छोटी एसटीपीज थी और उनमें ये प्रोसेस यूज़ नहीं होता है। तो बस हमें ये याद रखना है कि एल्यूट्रिएशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजेशन, that is decomposition of organic matter under controlled aerobic conditions is called sludge digestion। तो sludge digestion क्या होता है दोस्तों? decomposition of organic matter under controlled anaerobic condition। एरोबिक कंडीशन में decomposition उसको हम sludge digestion नहीं बोलेंगे दोस्तों। एनारोबिक कंडीशन में जब होगा तभी हम इसको स्लज डाइजेशन बोलेंगे, जैसे कि सेप्टिक टैंक्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनिंग इज रिड्यूसिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द स्लज सो दैट इट्स बल्कीनेस रिड्यूसेस। बल्कीनेस का मतलब होता है वॉल्यूम। थिकनिंग में हम मॉइस्चर रिड्यूस करके स्लज का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्लज एज। कंसीडर द स्लज एज क्या होती है और स्लज एज ये हम आगे देखेंगे दोस्तों। स्लज एज कंसीडर द सॉलिड्स एंटरिंग रिएक्टर एंड ऑर्गेनिज्म अवेलेबल टू डिग्रेड द वेस्ट मेजर्ड एज MLSS। जो मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो स्लज एज दो फैक्टर्स को कंसीडर करता है, एक तो रिएक्टर में कितने सॉलिड एंटर कर रहे हैं और दूसरा ऑर्गेनिज्म कितने अवेलेबल हैं डिग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्लज एज शुड बी एडजस्टेड ट्वाइस ए ईयर मिनिमम। कम से कम साल में 2 बार हमें स्लज एज मेंटेन करना है या एडजस्ट करना है टू एकोमोडेट सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को एकोमोडेट करते हुए हाई इन विंटर्स ड्यू टू लो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा इन समर। दोस्तों बायोलॉजिकल एक्टिविटी को होने के लिए ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ना बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो विंटर्स में जब टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से हमें स्लज एज को
बढ़ाना पड़ता है, और समर्स में जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो हम इसे कम करेंगे, इसलिए साल में मिनिमम 2 बार ये एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अ लो स्लज एज टेंड्स टू प्रोड्यूस अ लाइट फ्लफी टाइप ऑफ स्लज पार्टिकल्स कॉमनली नोन एज स्ट्रेगुलर फ्लॉक। ये नाम रट्टा मार लो दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है कि लो स्लज एज अगर होगा तो जो फ्लॉक बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम स्ट्रेगुलर फ्लॉक होगा, जो कि ऑब्वियसली अगर ये लाइट है तो ये सेटल स्लोली होगा। अ हाई स्लज और टू मैनी सॉलिड्स इन सिस्टम टेंड टू प्रोड्यूस ए डार्क more granular type of sludge particles commonly called pin flock which settle too fast in the final clarifier। दोस्तों अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्लज में सॉलिड्स की और ग्रैनुलर टाइप के स्लज हैं तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी सेटल करेंगे, और ऐसे फ्लॉक को हम बोलते हैं पिन फ्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, easiest control measure for activated sludge system is the constant mix liquor suspended solids method. The optimum MLSS concentration to achieve maximum efficiency for each plant is maintained by adjusting the sludge wasting rate। दोस्तों MLSS की concentration को अचीव करने के लिए जो तरीका है वो है जो स्लज वेस्टिंग रेट होता है उसको एडजस्ट करके। स्लज वेस्टिंग रेट जो रिसर्कुलेशन में से कुछ स्लज हम वेस्ट कर देते हैं, वहां से इसको एडजस्ट करते हैं, और MLSS को कंट्रोल करके जो एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फॉर ASP फॉर एवरी kg ऑफ BOD रिमूव्ड इन सेकेंडरी सिस्टम half kg of new solids is generated through reproduction of organism and addition of new organism from influent waste। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में 1 kg अगर BOD रिमूव होती है सेकेंडरी सिस्टम से तो ½ kg ऑफ न्यू सॉलिड जनरेट होते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI is used to indicate the physical state of sludge produced in a biological aeration system. It represents the degree of concentration of sludge in the system and hence decides the rate of recycle of sludge QR required to maintain the desired MLSS and food by microorganism ratio in the aeration tank to achieve the desired degree of purification। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आर डिजाइंड टू वर्क ऑन एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। Septic tank works on anaerobic decomposition. It has anaerobic suspended culture. Dispersion trench works on the principle of anaerobic attached culture. Acceptable lower limit of bacteria removal through activated sludge process is 90% minimum. The working condition in Imhoff tank is anaerobic in lower compartment and aerobic in upper compartment। दोस्तों इमहॉफ टैंक में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से जो लोअर पोर्शन होता है वो एनारोबिक होता है और जो अपर पोर्शन होता है वो एरोबिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीवरेज सिस्टम इज डिजाइंड फॉर पीक फ्लो कंडीशन नॉट फॉर एवरेज फ्लो। दोस्तों सीवेज में जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम का मतलब है जो पाइपिंग नेटवर्क होता है वो पीक फ्लो के लिए डिजाइन होता है, न कि एवरेज फ्लो के लिए। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है
वो एवरेज फ्लो के लिए डिज़ाइन होता है, न कि पीक फ्लो के लिए। और ये जस्ट रेफरेंस के लिए, किसी लेक में जो वाटर का लेवल है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। ऊपर की लेयर को एपिलिमियन कहते हैं और बॉटम की लेयर को हाइपोलिमियन कहते हैं, और बीच की लेयर को थर्मोक्लाइन बोलते हैं, जो ऊपर की और नीचे की लेयर के बीच में एक बफर का काम करती है। ये नाम याद रखना है दोस्तों, एपिलिमियन, हाइपोलिमियन और थर्मोक्लाइन। लेक्स 4 तरीके की होती हैं, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूफोटिक और सीनेसेंट। जो ओलिगोट्रॉपिक लेक है, ये ओलिगोट्रॉपिक लेक्स हैव लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू सीवियरली लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट एल्गल ग्रोथ। हाइपोलिमियन इज एरोबिक एंड बॉटम इज विजिबल। ओलिगोट्रॉपिक लेक में जो बॉटम है वो विजिबल होता है, पानी इतना साफ है, एल्गल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है क्योंकि न्यूट्रिएंट कम है। नेक्स्ट जो लेक है वो मेसोट्रॉपिक लेक है। मेसोट्रॉपिक में मीडियम प्रोडक्टिविटी होती है। मेसोट्रॉपिक लेक्स हैव मीडियम प्रोडक्टिविटी with medium growth of algae and turbidity are usually classified hypolimnion yet remains aerobic। दोस्तों इसमें जो हाइपोलिमियन है वो दिखाई तो नहीं देगी लेकिन एरोबिक होगी, उसमें ऑक्सीजन जो DO होगा वो जीरो नहीं होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जीरो नहीं हुई है अभी, और एरोबिक बैक्टीरियल एक्शन चल रहा है। जो यूट्रॉपिक लेक है, यूट्रॉपिक लेक्स हैव हाई लेवल ऑफ productivity because of abundant supply of algal nutrients. The flourishing growth of algae make the lake water to be highly turbid, so that their euphotic zone may extend only partial into epilimion। दोस्तों जो यूट्रॉपिक लेक है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाता है, और जो यूफोटिक जोन है, यूफोटिक जोन मतलब जहाँ तक लाइट एंटर कर सकती है। दोस्तों जैसे जैसे टर्बिडिटी बढ़ेगी जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट होगा लेक में वो कम होता जाएगा, इसीलिए जो लाइट एंटर करने का जोन है वो पार्शियली इनटू एपिलिमियन, टॉप लेयर में थोड़ी दूर तक ही लाइट एंटर कर सकती है। जो 4th कैटेगरी ऑफ लेक है वो है सीनेसेंट लेक। दीज आर वेरी शैलो लेक्स हैविंग थिक ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, थिक ऑर्गेनिक सेडिमेंट डिपॉजिट एट देयर बॉटम। रूटेड वाटर प्लांट्स abundantly grow in such shallow ponds which ultimately become marshes। ये 4 तरीके के हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, ये बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज अमोनिया इज फॉर्म्ड। जो अमोनिया बनती है वो इनिशियल स्टेजेस में ही बन जाती है या बनना शुरू हो जाती है दोस्तों सीवेज डिकम्पोजिशन में। कंपोजिशन ऑफ गैस फ्रॉम द स्लज डाइजेशन टैंक इज 70% मीथेन एंड 30% कार्बन डाइऑक्साइड। Water seals of traps in multi-storied building or houses may sometimes get broken due to siphonic action. Anti-siphonage protects trap seal from backflow। जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है उसमें जो वाटर सील होती है दोस्तों, अगर कभी आपने फ्लो ट्रैप में देखा होगा तो फ्लो ट्रैप या पी ट्रैप में पानी जो हमें दिखाई देता है वो वाटर सील का काम करता है, और साइफनिक एक्शन की वजह से वो कई बार ब्रेक हो जाता है और फाउल गैसेस अंदर आने लगती हैं। तो एंटी साइफनेज प्रोटेक्ट करता है बैकफ्लो से और जो हमारा वाटर सील है वो बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक्सटेंडेड एयरेशन प्रोसेस। The flow scheme of an extended aeration process and its mixing regime are similar to that of complete mix process. The aeration period is quite large and extend to about 12 to 14 hours as compared to
4 to 6 आवर्स इन कन्वेंशनल प्लांट। एक्सटेंडेड एयरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एयरेशन का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और ये पूरे जो हमारा मिक्स फ्लो रिजाइम होगा उस पूरे में ये ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें मिलती रहेगी। इन स्टेप एयरेशन प्रोसेस the sewage is introduced along the length of aeration tank in several steps, while the return sludge is introduced at head. Arrangement results in a uniform air requirement along the entire length of the tank, and hence the uniform air supply of the conventional plant can be effectively used. दोस्तों स्टेप एयरेशन में क्या होता है? स्टेप एयरेशन में ये हमारा एक चैनल है और सीवेज एक सिंगल तरफ से एंटर ना करके कई तरफ से एंटर करता है, और फ्लो इस तरफ से है। तो स्टेप एयरेशन में अलोंग द लेंथ ऑफ एयरेशन टैंक, ये लेंथ ऑफ एयरेशन टैंक है तो लेंथ की अलोंग कई बार कई तरफ से सीवेज एंटर करता है, और सीवेज का फ्लो जो है वो अक्रॉस द टैंक होता है। और ये हेड है, जो रीसर्कुलेशन स्लज होता है वो इस तरीके से हेड से एंटर करता है, और रेस्ट ऑफ द जो सीवेज है वो अलोंग द लेंथ एंटर करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्राउन ऑफ आउटगोइंग सीवर should not be higher than the crown of incoming sewer, because if it is higher it will cause backing up of sewage in the incoming sewer which is not desired. जो क्राउन है वो आउटगोइंग सीवर का हमेशा ज़्यादा होना चाहिए देन इनकमिंग सीवर। ये एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। At a manhole there may be more than one incoming sewer, so dia of outgoing sewer should be larger than dia of incoming sewers. Consumption of water increases with increase in the distribution pressure, because higher distribution pressure causes more losses and wastage of water. दोस्तों ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा पानी लीक करेगा और इस तरीके से कंजम्पशन बढ़ जाएगा। Hourly variation factor is usually taken as 1.5. The distribution mains are designed for maximum hourly demand on maximum day. Distribution main का मतलब वो मेन पाइप जिससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन वो मेन पाइप है जो वाटर सप्लाई प्लांट से स्टार्ट होता है, उसको हम डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम आवर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। मतलब पूरे साल में जिस दिन सबसे ज़्यादा डिमांड रही और उस दिन के किस घंटे में मैक्सिमम डिमांड रही, उस डिस्चार्ज के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। डिप्रेशन ऑफ वाटर वेल इन अ वेल डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम एट क्लोजर टू वेल। रिफ्लक्स वॉल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल, बिकॉज रिफ्लक्स वॉल्व prevents the pump water going into tube well if pumping is stopped due to failure of power or due to any repair needed in pump. ये रिफ्लक्स वॉल्व को फुट वॉल्व भी बोलते हैं। ये पानी को वापस गिरने से बचाता है जिससे हमें पंप की प्राइमिंग ना करनी पड़े दोबारा। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज अराउंड 50 LPS, 50 लीटर पर सेकेंड के आसपास मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है एक ट्यूबवेल का, एज कंपेयर टू शैलो वेल्स। डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज। ये कॉमन सेंस वाली बात भी है दोस्तों, जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना हमें डिस्चार्ज ज़्यादा मिलेगा, उतना ज़्यादा पानी मिलेगा। द फेनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm। दोस्तों फेनोलिक कंपाउंड से हमें क्या प्रॉब्लम होती है ये आप लोग देख लीजिएगा, कैंसरस होते हैं ये, इसलिए इनकी लिमिट बहुत ज़्यादा कम रखी गई है वाटर सप्लाई के लिए। रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय बोथ टार्च आयोडाइड मेथड एंड ऑर्थोटोलिडीन मेथड।
ये दोनों नाम याद रखने हैं। स्टार्च आयोडाइड मेथड से भी हम रेजिडुअल क्लोरीन निकालते हैं और ऑर्थोटोलिडीन मेथड से भी हम रेजिडुअल क्लोरीन निकालते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, और मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू 0.0025 टू 0.005 होती है। नंबर्स याद करने के लिए आप 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट में ही याद कर सकते हैं। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट 500 to 750 liters per hour per meter square, and after coagulation it is 1000 to 1250 liters per hour per meter square। दोस्तों ये वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है कोगुलेशन से। बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट 75%। दोस्तों प्लेन सेडिमेंटेशन करके ही 75% बैक्टीरिया हमारे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जिस सस्पेंडेड सरफेस पे होते हैं वो सस्पेंशन में सेटल हो जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल, इस वजह से बैक्टीरिया लोड भी हमारा कम हो जाता है अप्रॉक्स 75%। द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, रैंडमनेस डिक्रीजेज, हेंस नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीजेज। इसलिए पार्टिकल्स के पास आने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और इस वजह से कोगुलेंट्स हमें ज़्यादा चाहिए होता है कम टेम्परेचर पे। एलम इज़ यूज्ड to be found more effective when pH range of water is 6 to 8। ये याद रखना है दोस्तों कि एलम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस pH रेंज में होता है 6 to 8। द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज लाइम। लाइम सीवेज के सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है दोस्तों। डबल फिल्ट्रेशन इज यूज टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। Increasing the temperature of water results in increase in disinfection efficiency of chlorine। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा बैक्टीरिया के, और इस वजह से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज सुपर क्लोरिनेशन। The percentage of chlorine in fresh bleaching powder is about 30 to 35%. The treatment of water with bleaching powder is known as hypochlorination। hypochlorination मतलब क्लोरीन हमने थोड़ा बहुत ऐड किया है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन कम होती है दोस्तों, इस वजह से इसको हाइपोक्लोरिनेशन का नाम दिया गया है। सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज यूवी रेज ट्रीटमेंट। Sulfur dioxide can be used for dechlorination of water। Disinfection efficiency reduces at higher pH value of water। pH ज़्यादा होने से डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। Commonly used material for water supply pipes which has properties of being strong, not corroded easily and long life is कास्ट आयरन पाइप्स, जिसको CI पाइप भी बोलते हैं। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द डोमेस्टिक सप्लाई इज निग्लेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसिडर्ड इज सर्कल मेथड। ये याद रखना है दोस्तों, सर्कल मेथड। इक्विवेलेंट पाइप मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम। इक्विवेलेंट पाइप मेथड is most suitable for long and narrow pipe system। ये रिंग और बाकी चीज़ों के लिए इक्विवेलेंट पाइप मेथड यूज़ नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ लॉन्ग एंड नैरो पाइप सिस्टम के लिए होगा। पाइप कन्वेइंग सीवेज फ्रॉम प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल इज कॉल्ड हाउस होल्ड सीवर और हाउस सीवर। जो घर से लेके सेप्टिक टैंक तक का पाइप होगा उसको हाउस सीवर बोलेंगे। सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन्ड फॉर 25 ईयर्स। सीवरेज सिस्टम मीन्स नेटवर्क ऑफ पाइप्स, वो 25 साल के लिए हम डिजाइन करते हैं। द सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर्स इन इंडिया इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ
1 to 1.2 meter per second and maximum velocity is limited to 3 to 3.5 meter per second due to scouring action by grit. The design discharge for combined sewer system shall be taken as rainfall plus 2 times of dry weather flow. Design discharge for separate system shall be taken as 6 times of dry weather flow. The minimum and maximum diameters of sewers shall be preferably 15 centimeter and 300 centimeter, that is 3 meters. The hydraulic mean depth for an egg-shaped sewer flowing 2/3 full is greater than HMD when flowing full. ये याद रखना है दोस्तों, वन लाइनर है. The self-cleansing velocity increases with increase in dia of sewer. The most commonly used sewer under culverts is circular brick sewer. Sewage treatment units are normally designed for 15 to 20 years. Also, design should not be based on hourly sewage flow but on average domestic flow plus maximum industrial flow on yearly record basis. ये दोस्तों सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं. सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स 15 से 20 साल के लिए डिज़ाइन होती हैं और जो डिज़ाइन होता है वो एवरेज डोमेस्टिक फ्लो प्लस मैक्सिमम इंडस्ट्रियल फ्लो के लिए है. अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो वो एवरेज डोमेस्टिक फ्लो के लिए डिज़ाइन होगा. The rate of BOD exerted at any time is directly proportional to BOD remaining. The relative stability of sewage sample whose dissolved oxygen is same as total oxygen required to satisfy BOD is 100%. अगर जो BOD है वो dissolved oxygen के बराबर है तो relative stability of sewage is 100%. Sewerage system is designed for maximum and minimum flow, while sewage treatment units are designed for average flow only. ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों. Laying of sewers is usually done with the help of side rails and boning rods. ये स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसमें डी नहीं आता है. बोनिंग. बोनिंग रॉड्स, बॉन्डिंग रॉड नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग्स आर मेथड्स ऑफ स्लज डिस्पोजल. फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ ए स्लज डाइजेशन यूनिट द pH रेंज ऑफ डाइजेस्टेड स्लज should be maintained at 6.5 to 8.0 by adding lime. ये लाइन नहीं होगा, ये लाइम होगा दोस्तों. Lime to reduce actions of acid so that acid former and methane former दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे. Sludge volume index is defined as ratio of percentage of sludge by volume to percentage of suspended solids by weight. For normal sludge, the value of sludge index for Indian condition is 150 to 350. Where when there is no recirculation of sewage, then recirculation factor is 1, not 0. ये याद रखना है दोस्तों. A pipe is installed in a house drainage to preserve the water seal of traps is called anti-siphonage pipe. In a two-pipe system of house plumbing, the pipes required are one soil pipe, one waste pipe and two vent pipe. टू पाइप सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि बाथरूम का पाइप अलग होगा और टॉयलेट का पाइप अलग होगा. बाथरूम मतलब जो हमारा सॉइल पाइप मतलब ये एक्सक्रीटा कैरी करेगा. वेस्ट पाइप में किचन का वेस्ट और बाथरूम में नहाने के पानी का वेस्ट अलग से, दोनों अलग अलग कैरी होंगे और ये दोनों गली ट्रैप में जाके मिल जाते हैं और दोनों के लिए वेंटिलेशन पाइप अलग अलग होगा. इसको हम टू पाइप सिस्टम बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर सेप्रोफिटिक. फायर अलार्म वर्क्स ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर.
to divert excessive flow from combined sewers. The most commonly used weir is leaping weir. The maximum velocity occurs in an egg-shaped sewer when the ratio of depth of flow to vertical dia is 0.81. If dia of main pipe is taken less than economic dia, then cost of pipe will be less, but head loss will be high, hence cost of pumping will be more. Shrouding is provided in slotted pipe tube well. Relative stability in percentage is given by 100 in bracket 1 minus 0.795 to the power t if the period of incubation at 20 degrees Celsius is t days and at 37 डिग्री सेल्सियस ये इक्वेशन हो जाती है 100 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.63 टू द पावर टी। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये 63 और ये 37 ये ऐड करके 100 होता है, और यहाँ पे याद करने का तरीका ये है कि ये 79 जो है ये 80 के आसपास है, तो 80 प्लस 20 ये दोनों ऐड करके 100 होता है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसके साथ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड एज पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स अंडर यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर sulfur dioxide, nitrogen oxide and carbon monoxide respectively are 80 microgram per meter cube, 100 microgram per meter cube and 10 milligram per meter cube। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है रिलेटिवली बाकी SO2 और NO2 से। The permissible standards of air quality fixed in India for suspended particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide in microgram per meter cube are residential areas में ये वैल्यू है 200, 80, 80, 2000, इंडस्ट्रियल एरियाज में 500, 120, 120, 5000, सेंसिटिव एरियाज लाइक टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, हिल स्टेशंस में 100, 30, 30, 1000। इसमें दोस्तों जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर का 10 टाइम्स होता है ये लिमिट। ये 200 है तो ये 2000, ये 500 है 5000, ये 100 है तो ये 1000। हाइट ऑफ chimney minimum for particulate matter emission in ton per hour is H is equal to 74 QP to the power 0.27। ये जो QP हुआ है ये है चिमनी से निकलने वाला particulate matter का डिस्चार्ज। मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी फॉर SO2 emission in kg per hour QS is H is equal to 14 इंटू QS टू द पावर 1/3। ये कई बार हाइट पूछ लेता है वन लाइनर गेट वगैरह में, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। व्हेन एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR इज मोर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ELR, देन ELR कैन बी कॉल्ड एज सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। और जब ALR इज ग्रेटर देन ELR तो इन्वायरमेंट विल बी स्टेबल कंडीशन। व्हेन ELR इज ग्रेटर देन ALR इन्वायरमेंट इज सेड टू बी अनस्टेबल। और पॉल्यूटेंट्स की मिक्सिंग अनस्टेबल में ज़्यादा होती है, स्टेबल में मिक्सिंग नहीं होती। तो पॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल कंडीशन में ज़्यादा होता है, अनस्टेबल कंडीशन में पॉल्यूशन कम होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट है दोस्तों। कास्ट आयरन पाइप में स्पाइगट एंड सॉकेट जॉइंट, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप में सिंप्लेक्स जॉइंट, GI पाइप में स्क्रूड जॉइंट, प्लेन एंडेड पाइप में विक्टोलिक जॉइंट, subject to frequent vibrations. The connection of household water supply with mains comprise of
जो घर के बाहर सप्लाई मेंस है वहाँ से घर तक पानी आने में क्या क्या लगा होता है? फेरूल जनरली वाटर सप्लाई मेंस में ड्रिल करके एक टी टाइप का जंक्शन होता है, उसको फेरूल बोलते हैं। फेरूल के बाद गूजनेक होता है, गूजनेक एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसके बाद एक स्टॉप कॉक लगा होता है और उसके बाद वाटर मीटर लगा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर। कंक्रीट सीवर अनसुटेबल वेयर सॉइल कंटेन्स एक्सेसिव सल्फेट, क्योंकि सल्फेट से कंक्रीट में स्पालिंग और डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टोन वेयर सीवर रेजिस्टेंट टू कोरोजन फ्रॉम मोस्ट एसिड्स। CI सीवर, कास्ट आयरन सीवर corrosion resistance in most natural soil. Steel sewer cannot withstand high external load. Sewage sickness relates to clogging of pores in soil due to excessive application of sewage to land, obstructing aeration and leading to septic conditions. जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे तो नीचे तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। कंक्रीट वेस्ट पाइप कैरीज लिक्विड वेस्ट दैट डू नॉट इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रीटा। सॉइल पाइप कैरीज लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। वेंट पाइप प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ एयर to or from a drainage system in order to prevent vacuum pressure and excessive pressure to provides escape of foul gases. Ventilation purpose के लिए होता है। और एंटी साइफनेज पाइप preserves the water seal of traps through excess of atmospheric pressure. Nalgonda technique is used for fluoride removal. In water supply distribution network, the dead end system is not favored because the pressure at dead ends become undesirably low in case of additional extensions. Difficult to maintain residual chlorine at dead ends, at होना चाहिए यहाँ पे, at dead ends. At time of repairs, service connections beyond the point of repairs are deprived of water. एक जगह पे जहाँ हमें रिपेयर करनी है तो हम उसके वहाँ पे पानी का कनेक्शन बंद कर देंगे तो उसके आगे कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा। द आइडियल रेजिडुअल प्रेशर एट द फारदेस्ट कंज्यूमर टैप इन प्रॉपरली डिजाइंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इन द रेंज ऑफ 0.031 to 0.035 न्यूटन पर mm²। दैट इज 3 मीटर के आसपास का ये प्रेशर है। 3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, 3 मीटर वाटर कॉलम के आसपास ये नल में प्रेशर है। द रिएक्शंस इन सीक्वेंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स फॉलोज एज एसिड फर्मेंटेशन, देन एसिड रिग्रेशन, देन एल्कलाइन फर्मेंटेशन, देन मीथेन प्रोडक्शन। ये याद रखना है दोस्तों। Coal-based thermal power station pollute the atmosphere by adding different nitrogen oxides, sulfur oxides, and suspended particulate matters. Area method of land filling is most suitable when adequate depth of cover material is available at site. Treatment given to various sources of water. दोस्तों जो सरफेस वाटर है वो चाहे रिवर का हो, कैनाल का हो या फिर ट्यूबवेल वाटर हो, इनमें कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन, ये पांचों प्रोसेस हमें करने होते हैं। इनफिल्ट्रेशन गैलरी से हमें सिर्फ एयरेशन, कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन की ज़रूरत होती है। पॉन्ड वाटर में कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसमें एल्गीज होंगे तो कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट एडिशनल हमें करना पड़ता है। कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। और ट्यूबवेल वाटर में भी जो सरफेस वाटर रिवर या कैनाल के लिए हमने किया है। इट इज प्रपोज्ड टू डीफ्लोरिडेट द वाटर यूजिंग नालगोंडा ट्रीटमेंट व्हेन देन इट शुड बी डन बाय एडजस्टिंग द डोज ऑफ लाइम एंड एलम। दोस्तों नालगोंडा टेक्निक में लाइम और एलम का भी यूज होता है।
The properties of fluid at all locations within the system are the same and are identical to the properties of discharge or effluent stream in ideal completely mixed flow regime. दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है कि completely mixed flow regime है तो सारे पैरामीटर्स सेम होंगे. Severe conditions that causes H2S generation. फ्लैट ग्रेड क्रिएटिंग लो वेलोसिटी. लो वेलोसिटी से मिक्सिंग कम होगी, टर्बुलेंस कम होगी, इसलिए ऑक्सीजन कम मिलेगा. लॉन्ग ट्रेवल टाइम. लॉन्ग ट्रेवल टाइम होने की वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुकी होगी. वार्म वेस्ट वाटर टेम्परेचर, इससे बैक्टीरियल एक्शन बढ़ेगा. हाई सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर सल्फर ही नहीं होगी तो H2S कैसे जनरेट होगी. एंड हाई BOD5. हाई BOD5 होने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है. इन द डिज़ाइन ऑफ सीवर, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स आर अकाउंटेड फॉर इन द डिज़ाइन बाय प्रॉपर साइजिंग ऑफ मैनहोल्स. दोस्तों अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को अकाउंट फॉर करने के लिए हमें जो मैनहोल्स हैं उनकी प्रॉपर साइजिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट है मैनिंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर ओपन चैनल फ्लो एंड हेजन विलियम फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर क्लोज कंडक्ट फ्लो. दोस्तों हेजन विलियम फॉर्मूले का यूज करके CI पाइप्स और DI पाइप्स का डिजाइन करते हैं. Minimum dia of public sewer will be 100 mm in hilly areas while 150 mm otherwise. रेस्ट बाकी सब जगह जो मिनिमम डाया होता है पब्लिक सीवर में वो 6 इंच का होता है या 15 सेंटीमीटर और 150 mm का होता है. दोस्तों BOD रिएक्शन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई h to the power 4/3, where V is the velocity, h is stream depth. Time period for BOD assimilation can be affected by stream BOD value, BOD rate constant and ratio of stream depth to flow velocity. ये इक्वेशन को याद रख सकते हो दोस्तों. For sewage strength less than 80 milligram per liter, buildup of hydrogen sulfide ceases. अगर सीवेज की स्ट्रेंथ 80 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का बनना बंद हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन एरिया रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ Q0 effluent from septic tank, if TP is percolation rate in minute, तो एरिया रिक्वायर्ड Q0 अपॉन परकोलेशन डिस्चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 204 डिवाइडेड बाई √T. 204 डिवाइडेड बाई √T जो है वो लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के फॉर्म में परकोलेशन डिस्चार्ज है दोस्तों. तो यहाँ से हमें सेप्टिक टैंक का एरिया निकल जाता है. ये प्लान एरिया है दोस्तों. अलाउएबल डिस्पोजेबल रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्लज एंड लैंड इज डिटरमाइंड बाय फॉस्फोरस कंटेंट ऑफ स्लज. फॉस्फोरस होगा तो एल्गल ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, इसलिए फॉस्फोरस डिसाइड करता है. कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो रेशियो है वो एल्गी में 40:7:1 होता है और जो डोमेस्टिक सीवेज में इसका रेशियो है वो 11.4:3:1 के आसपास होता है दोस्तों. फॉस्फोरस रिमूवल इन पॉन्ड्स इज ऑब्टेन्ड बाय प्रमोटिंग एल्गल ग्रोथ बिकॉज हायर एल्गी ग्रोथ लीड्स टू ग्रेटर pH विच लीड्स टू प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉस्फेट. तो अगर फॉस्फोरस रिमूव करना है तो एल्गी की ग्रोथ को हम बढ़ने देते हैं क्योंकि एल्गी जो है वो फॉस्फोरस को कंज्यूम कर लेता है और pH की वैल्यू भी बढ़ जाती है एल्गी के होने से, जिससे फॉस्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट भी कर जाता है. नाइट्रोजन रिमूवल फ्रॉम पॉन्ड इज अचीव्ड बाय डीनाइट्रीफाइंग. Provision of fish pond after algal waste stabilization pond is beneficial because algae in the pond serves as fish food.
फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सल्फाइड जनरेशन आर टेम्परेचर ऑफ सीवेज, उसके साथ सल्फाइड गैस का जनरेशन बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ सीवेज इसके साथ घटेगा। एज ऑफ सीवेज के साथ बढ़ेगा। पीएच ऑफ सीवेज के साथ घटेगा। सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ बढ़ेगा। वेंटिलेशन ऑफ सीवेज के साथ घटेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज के साथ बढ़ेगा। बीओडी, हमने पीछे एक पॉइंट देखा था कि अगर बीओडी की वैल्यू 80 mg पर लीटर से कम हो जाती है तो सल्फाइड का जनरेशन सीज हो जाता है। मेजर्स टू कंट्रोल सल्फाइड, यूज ऑफ स्लेक्ड लाइम will reduce sulfide gas release. Chlorination is effective in preventing sulfide generation by destroying sulfide by chemical action, by reducing biological activity and by destroying the slimes. Iron salts reduces the concentration of sulfide by converting dissolved to insoluble precipitate. Zinc salt reduce sulfide level to 0. In case ponding exists, nitrates are useful in sulfide ion control. Generally 80% of water supply is expected to reach sewer. However, the sewer should be designed for a minimum waste water flow of 100 liter per day. कम से कम 100 लीटर पर डे तो सीवेज में फ्लो होना ही चाहिए। Drop manhole are provided where the difference in level of water line, peak flow levels of main line and invert level of branch line is greater than 600 mm. जहाँ पे दो लाइनें मीट हो रही हैं और उनके बीच में 600 mm का डिफरेंस है, वहाँ पे ड्रॉप मैनहोल को प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गेट्स ऑक्सीडाइज टू H2SO4 which reacts with lime in cement to form calcium sulfate, which reacts with calcium aluminate to form calcium sulfoaluminate. The expansion caused by these reactions leads to spalling of surface of concrete. Limits of BOD is 500 mg per liter. Oil and grease is 30 mg per liter and percent sodium is 60 for treated municipal sewage for land irrigation. Ammonia stripping, breakpoint chlorination, ion exchange and biological nitrification, denitrification process are main methods of ultimate nitrogen removal. That's all दोस्तों, ये कुछ बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स थे जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।